जब होती है, पानी की सप्लाई कम होती है, तो फिर कंजर्वेशन ऑफ वाटर होती है। ये बॉडी का काम है, बॉडी जो है वो वाटर को कंजर्व कर लेती है, कंजर्वेशन ऑफ वो वाटर करती है, बॉडी जो है वो वाटर को कंजर्व करती है। अब देखते हैं कि ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर होता कैसा है। दिस इज डन बाय टू मैकेनिज्म्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द काउंटर करंट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड बाय हार्मोन्स। तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ वाटर है, बॉडी के अंदर पानी की कमी को पूरा करने के लिए जो वाटर को कंजर्व किया जाता है, ये दो मैकेनिज्म से किया जाता है। फर्स्ट वन इज काउंटर करंट एंड सेकंड वन इज बाय हार्मोन्स। तो हम देखते हैं इन दोनों मैकेनिज्म्स को, हम डिटेल से देखते हैं कि काउंटर करंट क्या है और हार्मोन्स के जरिए वाटर कैसे कंजर्व होते हैं। तो सबसे पहला मैकेनिज्म है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। Very very important short question, or sometimes it is also asked as a long question as well. तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या है? डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, हमने पढ़ा था अपने नेफ्रॉन के टॉपिक में, हमने पढ़ा था कि नेफ्रॉन हमारे दो तरह के हैं, जिनमें से एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। हमने ये बात भी पढ़ी थी कि जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, उनके जो ट्यूबुलर सिस्टम है, उनके जो ट्यूब्यूल्स हैं, वो डीप होते हैं। किसके अंदर? वो डीपली मौजूद होते हैं हमारे कॉर्टेक्स के अंदर, सॉरी मेडुला के अंदर। तो जो नेफ्रॉन है, वैसे तो इसका नेफ्रॉन का अपर पार्ट जो है ये कॉर्टेक्स के अंदर होता है, लेकिन जो उसके ट्यूब्यूल्स हैं ये मेडुला के अंदर डीपली मौजूद होते हैं। अभी हमने ये देखना है कि ये जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, इसके असेंडिंग लिम्ब और जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ये इसके डिसेंडिंग लिम्ब है, ये इसका असेंडिंग लिम्ब है। प्लस इसके साथ जो वेजा रेक्टा है, जो पेरीट्यूबुलर सिस्टम, जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर जो पेरीट्यूबुलर सिस्टम है, जो ब्लड वेजल्स होती हैं, जिन्होंने डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब को कवर किया हुआ होता है, जो मिलकर वेजा रेक्टा बनती हैं। तो वेजा रेक्टा प्लस असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब्स ऑफ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ये दोनों चीजें मिलकर काउंटर करंट मैकेनिज्म को कंप्लीट करती हैं। अब हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। उससे पहले ये समझना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल हमारा ये किडनी के अंदर एक नेफ्रॉन है। चलें फॉर एग्जांपल ये किडनी है, तो इस किडनी के अंदर जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, इनका जो होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब और डिस्टल ट्यूब होती हैं, जो अपर रीजन ग्लोमेरुलस वगैरह ये कॉर्टेक्स के अंदर होता है, और इनकी ट्यूब्स डीपली मौजूद होती हैं किसके अंदर? मेडुला के अंदर। ये बात हमने पहले की हुई है। तो ये बात आपने ज़हन में रखिए कि ये नेफ्रॉन के साइडों पे जो स्पेसेस होती हैं, नेफ्रॉन जो है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, इसके साइडों के अंदर जो स्पेस है उसको आप नाम देते हो इंटरस्टिशियल स्पेस, और या उसको आप इंटरस्टिशियम का नाम भी देते हो। तो इंटरस्टिशियम या इंटरस्टिशियल स्पेस ये कौन सी है? ये देखें फॉर एग्जांपल ये वाली साइडों पे जो स्पेस है, इसको इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियम का नाम देते हैं। और इसमें फ्लूइड होता है, ये बिल्कुल टोटली स्पेस नहीं होती, जाहिर बात है इसके अंदर कुछ बॉडी का फ्लूइड होता है जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम देते हैं। तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। ये देखें यहां से ये ऊपर इसका ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल ट्यूब, डिस्टल ट्यूब, ये ऊपर वाला जो हिस्से हैं ये कॉर्टिकल रीजन है, और जो जितना नीचे की तरफ आते जाएंगे मेडुलरी रीजन आता चला जाता है। तो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है, इसके कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आते हुए जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो कंसंट्रेटेड होता चला जाता है। गौर कीजिए कि ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का ऊपर वाला हिस्सा ये कॉर्टिकल रीजन है, ये नीचे वाला हिस्सा इसका मेडुलरी रीजन है। तो कॉर्टिकल से मेडुला की तरफ आते हुए, नीचे वाली साइड पे आते हुए जितना भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है? नेफ्रॉन की साइडों पे जो स्पेस है उसको इंटरस्टिशियम कहते हैं, उसके अंदर मौजूद जो फ्लूइड है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कॉर्टेक्स से, कॉर्टिकल रीजन से मेडुलरी रीजन की तरफ आते हुए कंसंट्रेटेड होता चला जाता है। तो पहला पॉइंट यही लिखा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ किडनी इज ग्रेजुअली कंसंट्रेटेड फ्रॉम कॉर्टिकल टू मेडुलरी पार्ट। कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आते हुए कंसंट्रेटेड इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंसंट्रेटेड होता चला जाता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो इनर मेडुला है, सबसे अंदर नीचे आते हुए जितना नीचे की तरफ आते जाएंगे उतनी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। तो ये बात लिखिए, द इनर मेडुला इज हाईली कंसंट्रेटेड। जो नीचे की तरफ आते हुए मेडुला है वो सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है विद द प्रेजेंस ऑफ यूरिया थ्रू अ मैकेनिज्म ऑफ काउंटर करंट मल्टीप्लायर। तो ऊपर से नीचे आते हुए कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है, एंड पे आके नीचे की तरफ इनर मेडुला पे आके, ये समझ लीजिए ये स्टार्ट है मेडुला का, ये मिड है, ये इनर मेडुला है। तो जो इनर मेडुला है वो इंतहाई कंसंट्रेटेड होता है, क्योंकि यहाँ पे आते हुए यूरिन कंसंट्रेशन, यूरिया की कंसंट्रेशन, यूरिया बढ़ता चला जाता है। यूरिया ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे कंसंट्रेटेड स्ट्रक्चर पाया जाता है।
तीसरा पॉइंट यहाँ पे अब देखना हमने असेंडिंग लूप और डिसेंडिंग लूप के बारे में कि वो कैसे जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन बनाती हैं। तो जो ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट बैक टू किडनी इज डाउनवर्ड इन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये पहले हम बात करेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये जो नीचे की तरफ लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इसमें बहुत जबरदस्त एक मैकेनिज्म होता है। क्या? इस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जो अंदर वाटर होता है, इस फिल्ट्रेट के अंदर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर जो वाटर होता है उसको अलाउ किया जाता है, उसको फ्रीली अलाउ किया जाता है कि वो उस लूप में से, डिसेंडिंग लिम में से निकल कर वो बाहर आना शुरू कर देता है। कि वाटर जो है वो आउटफ्लो अलाउ किया जाता है उसको, कि वाटर जो है वो डिसेंडिंग लूप में से निकलकर बाहर आ जाता है। ये इसको मतलब फ्रीली इसको अलाउ किया जाता है। अच्छा, इसकी रीजन क्या होती है? डिसेंडिंग लूप से नीचे की तरफ आती हुई जो लूप ऑफ हेनले है, इसमें से वाटर को बाहर कैसे निकलता है? पहली बात ये है कि ये ऑस्मोसिस से निकलता है, और ऑस्मोसिस में भी क्या होता है? वाटर विल मूव फ्रॉम लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। बट द क्वेश्चन इज कि इस लूप ऑफ हेनले के अंदर, डिसेंडिंग लूप के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। दैट मीन्स इसके अंदर हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन होती है। डिसेंडिंग लूप के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। किसके निस्बत? बाहर जो उसका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी निस्बत। तो इसलिए वाटर विल मूव फ्रॉम inside of the descending loop of Henle to the outside, that is the interstitial fluid। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो interstitial fluid है वो हाइपरटोनिक होता है। जो interstitial fluid है, जो बाहर नेफ्रॉन के बाहर पड़ा हुआ फ्लूइड होता है, जो स्पेस के अंदर मौजूद फ्लूइड है, वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है। तो इसलिए जब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, उसमें से वाटर को अलाउ किया जाता है कि वो ऑस्मोसिस के जरिए फ्लो करके, आउटफ्लो करके वो बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आ जाए। वाटर को अलाउ किया जाता है। यहाँ पे सॉल्ट्स को, सोडियम, बाकी चीजों को अलाउ नहीं किया जाता। तो वाटर को अलाउ किया जाता है कि वो डिसेंडिंग लूप से वाटर निकलकर बाहर आना शुरू हो जाता है। जितना बाहर हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उतना वाटर अंदर से ज्यादा आता जाएगा। इसको हम बाद में देखते हैं कि कैसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। दूसरी बात अब आ जाती है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब ऊपर की तरफ जो जा रही है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसमें से क्या होता है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में से वाटर को अलाउ नहीं किया जा सकता। वाटर को अलाउ नहीं किया जाता। यहाँ पे किस चीज को अलाउ किया जाता है? यहाँ पे सॉल्ट्स को, यहाँ पे सॉल्ट्स को, सोडियम आयंस को स्पेशली हम बात करें तो यहाँ पे सॉल्ट्स को अलाउ किया जाता है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में से वाटर को अलाउ नहीं किया जा सकता। यहाँ पे एक्टिवली, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सोडियम आयंस को बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर भेजा जाता है। तो ये दो बातें आप ज़हन में रखिएगा कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसमें से वाटर को अलाउ किया जाता है कि वो बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर चला जाए, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड आप ज़हन में रखिए क्या है? हाइपरटोनिक है। और जो सेकंड असेंडिंग लूप है उसमें से सोडियम आयंस को अलाउ किया जाता है एक्टिवली, जो कि जाहिर बात है बाहर पहले ही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो हाइपरटोनिक है। तो मजीद सोडियम आयंस को हमने बाहर भेजना तो कैसे भेजेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। तो एक्टिवली, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सोडियम आयंस को जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले उसमें से अलाउ किया जाता है वो बाहर की तरफ आता चला जाए। ये दो चीजें हो गई। अब इस मैकेनिज्म को, इस प्रोसेस को हम काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों कहते हैं? अच्छा, इससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला, कॉर्टेक्स से मेडुला के, इनर मेडुला की तरफ आते हुए जो यूरिन कंसंट्रेशन होती है वो यूरिन कंसंट्रेटेड होता चला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड होता चला जाता है। यूरिन कंसंट्रेटेड क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें से वाटर हम निकाल रहे हैं, मैक्सिमम वाटर को बाहर निकाला जा रहा है, फिर सॉल्ट्स को भी निकाल रहे हैं, और मैक्सिमम वाटर को बाहर निकालने की वजह से जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड यूरिन बन जाता है। तो ये एक बात कही थी। अब मैं आपको बताने लगा था कि इस मैकेनिज्म को, इस प्रोसेस को काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्यों कहते हैं? काउंटर करंट मल्टीप्लायर, तीन टर्म्स हैं। फर्स्ट वन इज काउंटर। काउंटर का मतलब क्या होता है? मुखालिफ, उल्ट। काउंटर का मतलब होता है अगेंस्ट, ठीक है जी, अगेंस्ट। और दूसरी टर्म है करंट। चलो यहाँ पे करंट, करंट का मतलब क्या होता है? करंट मीन्स फ्लो। एंड थर्ड वन इज मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब होता है डबल होना, इंक्रीज हो जाना। तो ये बच्चों तीन टर्म्स हैं, काउंटर, करंट, मल्टीप्लायर। इसको मैं यहां से आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो हम बताते हैं कि करंट क्या है। करंट का मतलब फ्लो करना। क्या चीज फ्लो कर रही है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है। यहां से करंट
फ्लो कर रहा है, यानी कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो डिसेंडिंग लिम्ब से मूव करके असेंडिंग लूप की तरफ जा रहा है। सो दिस वन इज द करंट। काउंटर, मुखालिफ, अगेंस्ट, किस चीज के अगेंस्ट? एक दूसरे के अगेंस्ट, यानी कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसमें से उसमें जो फ्लो हो रहा है वो नीचे की तरफ हो रहा है, नीचे की तरफ यूरिन मूव करेगा, फिल्ट्रेट नीचे की तरफ मूव करेगा, और जो असेंडिंग लूप है इसमें ऊपर की तरफ मूव करेगा। सो दिस वन इज द काउंटर, और फ्लो कर रहा है इसलिए इसको करंट कहेंगे, काउंटर करंट, अगेंस्ट फ्लो कर रहा है। और तीसरी बात की है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज करना। अब यहाँ पे कौन सी चीज इंक्रीज कर रही है? देखिए बच्चों, जितना ज्यादा यहाँ से वाटर बाहर निकल रहा है, किस बेस पे निकल रहा है? चूंकि बाहर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, हाइपरटोनिक है, वहां पे सोल्यूट कंसंट्रेशन, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब यहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा कहां से हुई है? इधर अगर आप देखें तो इस साइड पे सोडियम आयंस को निकाला जा रहा है। सोडियम आयंस जितने ज्यादा यहां से निकल रहे हैं, किसमें? असेंडिंग लूप में से सोडियम आयंस को एक्टिवली निकाला जाता है। तो जितने ज्यादा सोडियम आयंस निकलेंगे उतना इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, उतना ज्यादा ये हाइपरटोनिक होता जाएगा, और जितना ज्यादा हाइपरटोनिक होगा उतना यहां से वाटर भी आउटफ्लो होता जाएगा। ये पहले भी बात की है कि जितना हाइपरटोनिक ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड ज्यादा हाइपरटोनिक होगा, जितनी इसके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना ही वाटर यहां से निकलेगा, इसलिए इसको कहते हैं मल्टीप्लायर। सो काउंटर, काउंटर का मतलब होता है अगेंस्ट। यहां से अगर आप देखें तो यहां से जो डिसेंडिंग लूप है उसमें से यूरिन नीचे की तरफ मूव कर रहा है, असेंडिंग लूप में यूरिन ऊपर मूव कर रहा है। दूसरी बात ये काउंटर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे वाटर यहां से निकल रहा है, वाटर का आउटफ्लो हो रहा है, यहां से सोडियम का आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए भी काउंटर हो गया। और तीसरा यह कि यहाँ पे यूरिन बिलो साइड में मूव करेगा, यहाँ पे यूरिन ऊपर की साइड पे मूव करेगा। तो काउंटर हो गया, करंट का मतलब फ्लो कर रहा है, मल्टीप्लायर का मतलब बढ़ रहा है। ये दोनों एक दूसरे के मैकेनिज्म को, प्रोसेस को बढ़ाते हैं। जितना ज्यादा यहाँ पे वाटर होगा, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से उतना वाटर ज्यादा बाहर निकलेगा, और जितना वाटर ज्यादा निकलेगा किसके रीजन, उसके रीजन क्या है? सोडियम आयंस इंक्रीज हो रहे हैं। तो चूंकि सोडियम आयंस असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से ज्यादा निकल रहे हैं तो वाटर भी उससे ज्यादा निकलेगा, तो इसको आप कहते हो काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अब इसके अलावा ये होता है, समटाइम्स हम ये भी सोचते हैं कि भाई यहाँ पे अगर वाटर बहुत ज्यादा आ गया है तो ये हाइपरटोनिक कंडीशन ना रहे, या यहाँ पे सोडियम आयंस बहुत ज्यादा आ चुके हैं इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, तो सोडियम आयन की वजह से ये बहुत ज्यादा हाइपरटोनिक, ओवर हाइपरटोनिक हो जाता है, बहुत ज्यादा हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं होता। उसकी रीजन क्या है? हमने पढ़ा हुआ कि इसके अंदर कुछ ब्लड वेजल्स यहाँ पे होते हैं जिनको वाजा रेक्टा का नाम देते हैं। वाजा रेक्टा वेजल्स होती हैं जो रेक्ट होती हैं, यानी कि ऐसे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से मूव करके जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में आई होती हैं। लास्ट लेक्चर में हम नेफ्रॉन वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको वेजा रेक्टा, जो वेजल्स हैं उनके अंदर उसको फ्लो करवाया जाता है, उसको वेजल्स के अंदर, वेजा रेक्टा की जो ब्लड वेजल्स है उनके अंदर उसको मूव करवा दिया जाता है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हमेशा हाइपरटोनिक रखना है, ना यहाँ पे हाइपोटोनिक ये हो सकता है, ना ही यहाँ पे कोई सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा या कम हो सकते हैं, उसको बैलेंस रखा जाता है। तो बैलेंस रखने के लिए इसके सराउंडिंग में वेजा रेक्टा मौजूद होती हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है कि यहां से आने वाला जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, जो वोमेन कैप्सूल से आगे एंटर हो रहा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब के अंदर, जो फ्लूइड एंटर हो रहा है जिसको फिल्ट्रेट हमने कहा है, जितना वो फिल्ट्रेट यहां से एंटर होता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यहां पे जो फिल्ट्रेट एंटर हुआ वो 100 ml है, फॉर एग्जाम्पल ये 100 ml है, तो इस 100 ml में से जब ये सारी वेजल्स को मूव करके कलेक्टिंग डक्ट में आता है, तो कलेक्टिंग डक्ट में इस 100 ml में से 99.5 ml जो है वो रीअब्सॉर्ब हो चुका होता है, यानी कि 99.5% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। बाकी कितना बचता है? 0.5%, 0.5% बचता है। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो टोटल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का 99.5% रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ओनली 0.5% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बचता है जो यूरिन के साथ बॉडी से, यूरिन की सूरत में बॉडी से एक्सक्रीट होता है। तो टोटल का 99.5% रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझनी थी। तो एक तो बात हमने की है कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर से कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को समझा जाता है, और दूसरी बात है जी हार्मोन्स के जरिए। अब हार्मोन्स कौन कौन से हैं और ये क्या काम कर रहे हैं? दो तरह के हार्मोन्स हैं जिनमें पहला है जी एल्डोस्टेरोन, सेकंड वन इज कॉल्ड एड्रीनो एंटी डायूरेटिक हार्मोन। दो तरह के हार्मोन्स हैं, पहला एल्डोस्टेरोन है और दूसरा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन को एक और नाम भी देते हैं, वैसोप्रेसन भी कहते हैं। अब ये दो हार्मोन्स हैं, कैसे?
पहला हार्मोन जिसको एल्डोस्टेरोन का नाम देते हैं, ये आपका जो किडनी का कॉर्टिकल रीजन होता है वहां से स्क्रीट होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से स्क्रीट होता है। एड्रीनो जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से स्क्रीट होता है। स्क्रीट होकर इसका काम क्या है, ये फॉर एग्जांपल एड्रीनल कॉर्टेक्स का रीजन है, नेफ्रॉन के ऊपर ये एड्रीनल कॉर्टेक्स का रीजन है, तो यहां से स्क्रीट होगा और इसका काम क्या होता है ये एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम आयंस इन असेंडिंग लिम्ब या थिक लूप ऑफ हेनले जो होती है, ये देखिए ये वाली जो लूप ऑफ हेनले जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे ये काम करता है और यहाँ से सोडियम आयंस को मजीद और बाहर निकालता है। अब देखिए पहले भी बात हुई थी कि क्या वाटर ज्यादा आने से, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर पानी ज्यादा आने से इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइपोटोनिक हो सकता है? तो हाइपोटोनिक नहीं हो सकता। रीजन क्या है, एल्डोस्टेरोन भी ये काम कर रहा है। एल्डोस्टेरोन भी फर्दर सॉल्ट्स को, सोडियम आयंस को या सॉल्ट्स को पकड़ के असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले को का जो ऊपर वाला रीजन है उसको थिक लिम्ब या लूप ऑफ हेनले कहते हैं, उसमें से मजीद सोडियम आयंस को निकाल के बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर भेजता है। तो सोडियम आयंस को यहाँ पे ये भेज रहा है, ये भी इसका काम है। उसके बाद दूसरा हार्मोन जिसको एडीएच कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इट इज आल्सो कॉल्ड द वैसोप्रेसन। इस हार्मोन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो देखते हैं। पहली बात तो इसका रोल कहां पे होता है, जिस तरह हमने कहा एल्डोस्टेरोन का काम असेंडिंग लूप में जो थिक लिम्ब होती है, ऊपर वाला इसका होता है, थिक हिस्सा होता है, वहां पे ये काम करता है। इसी तरह एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है ये कहां पे, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर काम करता है। अच्छा, ये आता कहां से है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहां से आता है? ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन सा हिस्सा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो रीजन होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी रीजन, यानी कि आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और उसमें जो उसका पोस्टीरियर पार्ट है उसमें से ये स्क्रीट होता है, वहां से निकलता है और ये आता है नेफ्रॉन के जरिए कलेक्टिंग डक्ट में आता है और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स या कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर आके वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। वो क्या है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट। इसका काम ये है कि इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर से वाटर को बाहर निकालना, वाटर को बाहर निकालना, एक्टिवली वाटर को बाहर भेजना। क्योंकि पहले ही बाहर हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन तो है, लेकिन ये एक्टिवली भेजने का मतलब ये है कि फोर्सफुली ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वर्क करने को एक्टिवली बुक में मेंशन किया हुआ। वैसे तो ये प्रोसेस पैसिवली हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में से वाटर को निकालकर बाहर भेजना इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, ये काम किसका है, ये है काम एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसन का काम होता है। अब वैसोप्रेसन उस वक्त काम करते हैं जब वाटर की समझ एक किस्म की शॉर्टेज हो गई है, बॉडी को डेफिशिएंसी हो गई है वाटर की। अब हमारी बुक में लिखा हुआ कि जब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर हो, एक एनिमल को पानी की सप्लाई काफी ज्यादा है, तो उस वक्त एंटी डायूरेटिक हार्मोन बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो हम क्या कहेंगे कि सफिशिएंट या एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर जब होती है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होती है फिल्ट्रेट में से, इसको रिड्यूस कर दिया जाता है, इसको खत्म कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। किस वजह से? चूंकि एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी की जो सिक्रीशन है वो कम हो गई, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा। कब? जब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर है तो फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा, क्योंकि पहले ही नेफ्रॉन के अंदर काफी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर वाटर आ रहा है। अब इसको कहते हो आप हाइपोऑस्मोटिक बॉडी फ्लूइड। इस वक्त जो बॉडी का फ्लूइड होता है वो हाइपोऑस्मोटिक है। कब? जब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर मौजूद है किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, उसको आप कहते हो हाइपोऑस्मोटिक बॉडी फ्लूइड। इसी तरह इससे क्या होता है, जब सफिशिएंट सप्लाई एंटी डायूरेटिक हार्मोन नहीं आएगा तो दिस रिडक्शन इन रीअब्जॉर्प्शन काजेज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन। इससे फिर जाहिर बात है जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन नहीं आएगा, कलेक्टिव ट्यूब्यूल में से वाटर निकलकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में नहीं जाएंगे, तो मैक्सिमम वाटर यूरिन के साथ बॉडी से एक्सक्रीट होगा। जब मैक्सिमम वाटर बॉडी से एक्सक्रीट होगा तो उससे मैक्सिमम डाइल्यूट यूरिन बॉडी से प्रोड्यूस होता है। तो ये डाइल्यूट कंसंट्रेशन में यूरिन प्रोड्यूस तब होता है जब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर हो और एंटी डायूरेटिक हार्मोन स्क्रीट ना हो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ना आए, वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में से वाटर को ना निकाले, तो फिर वाटर जो होता है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर यूरिन के साथ मैक्सिमम एक्सक्रीट हो जाता है। और आप कहते हो कि इसकी रीजन क्या है, क्योंकि सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर मौजूद थी। लास्ट पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि किडनी जो है वो
ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पे भी काम करता है। ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन का मतलब, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है वाटर और सॉल्यूट्स को मेंटेन करना। तो हम यहाँ पे ये सारे का सारा जो मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं बेसिकली वाटर और सॉल्ट्स को मेंटेन कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं किडनी एक ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पे भी काम करता है। ये एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हमारी टेक्स्ट बुक में 3-4 लाइन इसकी मौजूद हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि व्हाई द किडनी वर्क्स एज द ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। तो चूंकि किडनी वाटर और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को बॉडी के अंदर मेंटेन रखता है, इसलिए हम कहते हैं कि किडनी वर्क्स और एक्ट्स एज द ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन।